हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का 25 एमसीक्यू किए थे। आज जो है हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे 2 लेक्चर्स पूरा जो है ऑल ओवर लगा चुका है, लगभग लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का, जिसमें हमने पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, उसमें 300 से 400 व्यूज हैं और अच्छा क्लासेस में जा रहा है, तो आप उसको पहले जाके देखिएगा, फिर इसको लगाइएगा तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू वाली क्लास में। आइए, तो सबसे पहले क्या, सबसे भाई ये जो है आपका कॉमर्स वाला भैया भाई NWB का जो ये है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ साथ तो क्या करना है, उसके साथ साथ क्वेश्चन की शुरुआत करनी है ना। चलिए आइए, ये थोड़ा दूसरे चैनल वाला चला गया है, इसमें इसको कॉमर्स वाला भैया बाय NWB आप लोग के लिए वो चैनल है। नेट वाला भैया एक्चुअली वो यूजीसी नेट के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वहां भी क्लासेस आपके फ्री में होती है, तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो वहां जाके कर लें। तो वो थोड़ा मिस्टेक से आ गया है, आपको क्या करना है, कॉमर्स वाला भैया पे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। चलिए, तो आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब एक बात बताइए, 2 ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कौन कौन सा सर, एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और दूसरा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। दोनों में से अगर हम बात किया जाए, वैसे तो दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर बात किया जाए सबसे बेहतर तो वो है जी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाने की बात करते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है ना। ये उसी तरह से है कि अगर घर में बिजनेस चला रहे हैं तो अगर आप ग्राहकों की बात सोच रहे हैं तो प्रॉफिट तो आना ही है साथ में मिलके, है ना। वही बात है इसमें कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। अब देखिए, कह रहा है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश फ्लो इज सेम थिंग एज। अब ये कैश फ्लो का क्या मतलब होता है बताइएगा तो, या जैसे अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो की बात करें तो इसका मतलब हुआ या तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त पैसा का जाना या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आते वक्त पैसा आना। यही हो गया। जब हम लोग कैपिटल बस्टिंग पढ़ते थे तो इन्वेस्टमेंट करते थे, जी सर, और वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करते थे, जी सर। कैपिटल बस्टिंग में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता था और वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता था। तो उसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई रिटर्न तो आएगा जी। तो वही कैश फ्लो बोला गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो किस तरह से, सेम थिंग एज, क्या उसको कैश प्रॉफिट की तरह देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं यार। ये तो कैश फ्लो का मतलब क्या है कि सर इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो वही जो फ्लो हो रहा है आउटफ्लो, और इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो, इसी को कहते हैं क्या, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, यही है ना, बात समझ रहे हैं। तो ये कैश आउटफ्लो की बात कर रहा है और ये कैश इनफ्लो की बात कर रहा है, तो दो ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो किसी में भी नहीं है। तो चलिए, ये हो गया आपका क्या आंसर, इसमें हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा, क्या कह रहा है, व्हाट इज द इग्नोर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब एक बात बताइए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या चीज नहीं है। तो सबसे पहले जो इग्नोर किया गया है, तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी इसको रुक जाइए, रिस्क, रिस्क तो है भाई, बिल्कुल है, तो ये नहीं होगा। वेल्थ क्रिएशन, ये भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। जो इसमें इग्नोर किया गया है ना, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है मैंने बताया है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि आज के पैसे का फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर के पैसे का आज का वैल्यू क्या होता है, इसी को बस बोला गया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। और इसी की बात जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं कही है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इसकी चर्चा करी गई है। मैंने इसको डिटेल में बताया है, आप देखिए इसको, मैं थोड़ा सा आपको और अभी चर्चा कर दे रहा हूं, हालांकि क्लास में आपको डिटेल में मिल जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या था कि डज नॉट टेक एनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, ठीक है। यही बात आपको दिखाना था। देखिए, बोला है कौन सा चीज को इग्नोर किया है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया गया। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या बेसिक
कॉन्सेप्ट क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या कॉस्ट और एक्सपेंस देखना, बिल्कुल भी नहीं। रिस्क एंड रिटर्न देखना, जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि रिस्क और रिटर्न ही तो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मनी, है ना। अगर बात करें कि फाइनेंस को देखना, तो अगर हम बहुत बहुत शॉर्ट एकदम बहुत ये तरीके से पढ़े, प्रिसाइज तरीके से, तो हम उसको फाइनेंस को मतलब मनी के टर्म्स में ही देख सकते हैं ना। तो रिस्क और रिटर्न क्या हुआ कि भैया जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न आना, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन इसी में होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर, डेबिट क्रेडिट नहीं, रिसीव पेमेंट नहीं, ये सब नहीं है, तो क्या है, रिस्क और रिटर्न। कह रहा है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टर्म रिस्क रेफर्स टू, क्या क्या है, क्या चेंजेस ऑफ इनकरिंग लॉसेस, नहीं सर लॉसेस का इनकर करना ये रिस्क थोड़ी ना है। कह रहा है वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम, हाँ ये बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल करता है, चेंजेस लेके आता है किसमें, फ्यूचर आउटकम में, जो भी हमारे पास आने वाला। आप देखो रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम, वही चीज कह रहा है कि वेरिएबिलिटी लेके आना किसमें, फ्यूचर आउटकम में, जो हमारे पास आने वाला है ना, उस हिसाब से। तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन, क्या चेंजेस ऑफ नो रिटर्न, नहीं, नन ऑफ द नहीं, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम। चलिए कह रहा है इन द केसेस ऑफ नेट इनकम अप्रोच व्हेन द डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेट। अब देखो जो ये एनआई अप्रोच है किसका बताओ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो एनआई अप्रोच है वो क्या है सर, रिलेवेंट अप्रोच है। और रिलेवेंट अप्रोच क्या बोलता है कि अगर हम सबसे पहले इसका तो अजम्पशंस है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि डेट को अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म को अगर कम करेंगे, सॉरी डेट को अगर कम करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म भी डिक्रीज करेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। ये बात यहाँ पे इसका थ्योरी कह रहा है एनआई अप्रोच। लेकिन इसके अजम्पशंस में क्या बोला, बोला केडी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम डेट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो केडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात मैंने बता रखा है वीडियो में, जो मैंने लेक्चर कराया था उस पर ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया एनआई अप्रोच कौन सा है, तो भैया ये तो एक तो रिलेवेंट अप्रोच है, ये क्या है, रिलेवेंट अप्रोच है, ठीक है। और रिलेवेंट अप्रोच क्या कहती है कि डेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, और फर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। उसी तरीके से अगर डेट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगा, डिक्रीज होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। बात खत्म, जी सर। तो आंसर इज कांस्टेंट। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच। एनआई अप्रोच के लिए क्या है भैया, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट, यही होगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद चलें, आइए कह रहा है एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। देखो सबसे पहले एनओआई अप्रोच क्या कहता है ये बात समझिए, कांस्टेंट क्या होगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन एनओआई अप्रोच क्या कहता है ये समझिए। कहता है एनओआई अप्रोच कहता है कि भैया ठीक है तुम सही कह रहे हो, एनआई अप्रोच को बोला तो ठीक है तुम कह रहे हो कि जो डेट के बढ़ाने से फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम डेट को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट जो इक्विटी वाले हैं वो ज्यादा पैसा का डिमांड करेंगे ना, बोलेंगे अगर तुम बहुत ज्यादा डेट बढ़ा दोगे, तुम रिस्क मेरा बढ़ा रहे हो, तो रिस्क बढ़ा रहे हो तो भाई हम क्यों रिस्क लेंगे तुम्हारे फोकट में, तो हम मेरा भी पैसा बढ़ाओ। तो तुम सोचो अगर डेट को लेने की वजह से तुम इधर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ा ही रहे हो तो क्या ही फायदा होगा, दोनों तो बराबर हो गया, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया इसका थ्योरी। अब ये बोला कि कांस्टेंट का कि कौन कौन सा चीज होता है, तो एजम्पशंस कहती है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा और कॉस्ट ऑफ डेट, ये दोनों क्या है, ये दोनों होगा कांस्टेंट आपका, ठीक है। आइए ये आपके एजम्पशंस में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद 9 नंबर है एनओआई अप्रोच एडवोकेट्स दैट डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज, क्या बोल रहा है। आप देखो एनओआई अप्रोच क्या बोलता है बताओ तो, रिलेवेंट है या इररिलेवेंट अप्रोच है, सर इररिलेवेंट अप्रोच है। बोला कि डेट का फाइनेंस करना इररिलेवेंट अप्रोच है, क्यों, क्योंकि भैया अगर हम डेट को लेंगे, ठीक, तो डेट लेंगे मतलब लोन पे लिए हैं, लोन लेंगे इसका मतलब रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जब रिस्क बढ़ेगा तो जो मेरा शेयर होल्डर है, जो इक्विटी वाला है, वो बोलेगा हम क्यों रिस्क लें, कंपनी अपना रिस्क ले, हम तो रिस्क नहीं लेंगे। अगर हम रिस्क लेंगे तो हम इक्विटी के बदले में डिविडेंड ज्यादा लेंगे, और अगर डिविडेंड ज्यादा इधर देना ही पड़ रहा है तो लोन लेने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये अप्रोच कहती है कि भैया डिविडेंड आपका डेट के यूज का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि इररिलेवेंट अप्रोच है। तो आंसर इज सी। बात समझ में आई, जी सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है जुडिशियस यूज ऑफ लिवरेज सजेस्टेड बाई। अब देखो लिवरेज का जुडिशियस यूज, जुडिशियस का कहने का मतलब होता है ऑप्टिमम यूज, है ना, कि ना ज्यादा ना बहुत कम, ऑप्टिमल यूज। ये कौन बोला? तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच बोला था, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर का है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोला? बोला भैया ऐसा है, तुम एनआई और एनओआई दोनों गलत बोल रहा है। ये क्या है कि कुछ हद तक डेट का यूज करेंगे ना तो भैया ठीक ठाक वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम डेट का यूज करने लगेंगे तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज होना चालू कर देगी। बात समझ में आ रहा है? तो वो कौन कहा था? वो कहा था ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि वो बोला जुडिशियस यूज कीजिए, ऑप्टिमली यूज कीजिए। बात समझ में आ गई? जी सर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, केडी और केपी, ये तीनों जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। क्या है? और जो के आर है वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये मैंने बताया है। पूछा क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। चुपचाप से कर दीजिए डी आंसर, है ना। ये देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई साहब सबसे ज्यादा कॉस्ट किस कैपिटल का होगा? तो ऑब्वियस सी बात है इक्विटी का, क्योंकि अगर लोन लेंगे तो भाई इंटरेस्ट देना होगा, प्लस अगर लोन को मान लो कि लोन अगर मेरा नहीं बिजनेस डूब जाता है तो बिजनेस के जो बचे खुचे चीजें से वहां से लोन का चुकता कर दिया जाएगा। बॉन्ड्स का भी वही हाल है। प्रेफरेंस शेयर को भी दो प्रेफरेंसेस ज्यादा मिलते हैं ना, इक्विटी से पहले शेयर्स का भुगतान और ये पैसा दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्ट किसका होगा? सर इक्विटी का होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी मतलब कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी झेलो, लॉस हुआ तो गए, तुम्हारा कोई इसमें रोल नहीं है। सब पैसा में से बचने के बाद अगर कुछ बचेगा तो तुमको इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इसका रिस्क ज्यादा है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो आंसर इज ए। चलिए द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज आल्सो नोन एज। अरे भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बढ़कर क्या मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी हो सकती है क्या? नहीं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कोई यहाँ पे रिस्क की जरूरत नहीं है, रिस्क जहां रहता है वहां पे बोलते हैं रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रिस्क फ्री इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ रिस्क है ही नहीं, बहुत लेस रिस्क है गवर्नमेंट वाले में, है ना। चलिए तो आंसर इज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन। भाई साहब कैपिटल बॉन्ड और डिबेंचर पे जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है वो आफ्टर टैक्स बेसिस होता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जनरली डिनोटेड बाय। ये तो केडब्ल्यू सिंपली है, सिंपल सा चीज है। चलिए कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर टैक्स एडजस्टमेंट। अब देखो ये ना बड़ा सही फंडा है। क्यों? ये जो फंडा है वो दिखता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स में ना टैक्स का बेनिफिट्स मिलता है, डिबेंचर में टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इस वजह से टैक्स एडजस्टमेंट वहां किया जाता है। और इसी वजह से कहता है कि जब तुम डेब्ट को लोगे ना तो तुम्हारा भाई थोड़ा सा कॉस्ट कम पड़ेगा, फर्म की वैल्यू इसीलिए बढ़ जाती है। फर्म की वैल्यू बढ़ने का यही रीजन है कि डेट पे क्या मिलता है? टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और उस टैक्स के बेनिफिट की वजह से आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। बात समझ में आया? जी सर। तो यही इसलिए क्या होगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड्स। बस ये सेम चीज। तो आप बताओ कि तुम जब कोई बिजनेस खोलने जा रहे हो तो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फंड कहां से होगा? सबसे ज्यादा महंगा पैसा लेना क्या होगा? एक तो होगा कि भैया रिटेन अर्निंग है, घर वाला यूज कर लिए तो घर वाला महंगा तो नहीं हो सकता। नया डेट लोन ले लीजिए वो भी महंगा नहीं। न्यू प्रेफरेंस शेयर्स वो भी नहीं। न्यू इक्विटी शेयर्स ये क्या होगा? ये सबसे महंगा होगा, क्योंकि इन नीचे तीनों वाले, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी में है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सोर्स होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चले। क्या कह रहा है? कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ किसका? वर्किंग कैपिटल, मार्केट मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट? सर क्या बात कर रहे हो? कैपिटल बस्टिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना। जी सर। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरह का ये जो है ये लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म।
और शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल डिसीजन और इसमें होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नहीं जी सर। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल बजटिंग डील्स विद दोनों पक्का नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डील्स विद होता तो दोनों होता, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। कैपिटल बजटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे बेस्ड होता है ना। मैं चेक करता हूं कभी कभी। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर, कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन है वो होते हैं क्या, रिवर्सिबल। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे फिर उसको क्या करोगे, एक बार इन्वेस्ट कर दोगे फिर बोलोगे नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो लूंगा ही नहीं, ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं। इसलिए कैपिटल बस्टिंग का जब भी डिसीजन होगा तो वो इरिवर्सिबल डिसीजन होगा, मतलब एक बार अपना डिसीजन ले लिया तो आप रिवर्स बैक नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना। अब एक जगह जमीन में इन्वेस्ट कर दिए, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर वहां बोल के ये नहीं कह सकते नहीं नहीं बाद में मैं आप ले लो, वापस ले लो, मैं नहीं लूंगा ऐसा नहीं कर सकते आप। इन केस ऑफ रिस्की प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर जनरली बी वुड हायर। भाई साहब रिस्की, जितना रिस्क उतना हायर रेट ऑफ रिटर्न। चलो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्टेट द रिटर्न फ्रॉम ए प्रोजेक्ट इन अ परसेंटेज फॉर्म। देखिए परसेंटेज फॉर्म में जो है वो इंटरनल रेट ऑफ IRR जो है वो कैलकुलेट होता है। चलिए कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फोकसेस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए ये जो मेथड है ना, ये है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या आपको देखना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। यहाँ पे वो शेयर होल्डर्स के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स दैट कैश फ्लोज फ्रॉम प्रोजेक्ट आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। यूनिफॉर्म तो कभी नहीं होता भैया, मतलब अगर ये कह रहा है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा बराबर बराबर हो हर मतलब प्रोजेक्ट के लिए पूरे लाइफ, तो ये पॉसिबल किसी में नहीं है, चाहे इंटरनल हो प्रॉफिटेबिलिटी हो, ये इसमें से पॉसिबल नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म की बात करें तो पे बैक पीरियड एक मेथड है, वहां पे हर बार हमको इक्वल इक्वल में मिलता चला जाता है, बाकी इसमें से किसी में नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए आ गया, देखिए अभी अभी इसके बाद वाला ही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 8 लाख रुपया। मान लो कोई प्रोजेक्ट है उसका कॉस्टिंग कितना है 8 लाख रुपया, उसका लाइफ है 5 साल रुपया, सॉरी 5 साल तक, और ये एज्यूम किया जाता है, कह रहा है 5 ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग कैश इनफ्लोज इन 2 लाख पर एनम। मतलब 8 लाख रुपए का हम इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, 5 साल तक ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 लाख रुपया हर साल आ जाएगा। व्हाट इज द पे बैक पीरियड। अब बोला पे बैक पीरियड क्या है, तो देखो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है क्या, ये मान के चलते हैं कि शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड इज अलाउड, मतलब कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान रखो कि भैया सबसे पहले 8 लाख रुपया हमको कितना साल में मिल जाएगा, देखो आओ देखते हैं। ये मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, हम कैश आउटफ्लो की अगर बात करें तो 8 लाख रुपीज है, ठीक है, और कैश इनफ्लो की बात करें तो 2 लाख पर ईयर है, ठीक है। तो एक साल में मिला 2 लाख, फिर दूसरा साल 2 लाख, तीसरा साल 2 लाख, चौथा साल 2 लाख, यानी कि 8 लाख रुपया मिल गया हमको 4 साल में, है ना। तो यही हो जाएगा आपका क्या, 4 साल हो जाएगा पेबैक पीरियड, क्योंकि जितना में पैसा आपका रिटर्न आ जा रहा है, मान लो इन्वेस्ट आप 8 लाख की, और 8 लाख कितना साल में इन्वेस्ट आ रहा है, यही तो पूछा है जी, तो 4 साल में आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 साल। और पेबैक पीरियड कहता भी है शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड इज अलाउड। बात समझ में आया जी सर। चलिए समझ में आया ना, देख लो इसको ध्यान समझना, कुछ नहीं है ये इस तरह का क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। क्या किया कि इन्वेस्टमेंट को देखा, भैया कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है 8 लाख रुपया, बोला हर साल 2 लाख रुपया करके देंगे, कितने साल में तुम्हारा जो है वो पेबैक पीरियड आ जाएगा। पे बैक पीरियड मतलब क्या हुआ, जो हमने पे किया उसको वो बैक कर रहा है, वापस दे रहा है, तो वापस कितने साल में दे रहा है 8 लाख रुपया, भैया 2 लाख रुपया हर साल, तो 4 साल में दे देगा 8 लाख। हाँ, उसके बाद के पैसे को पे बैक पीरियड काउंट नहीं करता है, पे बैक पीरियड उतना ही काउंट करता है जितना पैसा आपको रिटर्न आना है, दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट जितना किया उतना आ गया, उसके बाद की चीजों को वो कैश आउट इनफ्लो को कंसीडर नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। कह रहा है इफ अ फर्म हैज के ग्रेटर लेस देन आर
द वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट, अब बताओ वॉल्टर मॉडल क्या है भैया? सबसे पहले तो ये डिविडेंड डिसीजन का बात कर रहा है ना? जी सर, डिविडेंड डिसीजन का। आर बोलते हैं वो पैसा जो फर्म कमाती है। कौन सा पैसा? फर्म अर्निंग। और के है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स का अर्निंग है, जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स अर्निंग। वॉल्टर मॉडल के अनुसार तीन बातें कही गई है। क्या? केई अगर बड़ा हो, ये एक तो केई छोटा हो ये, और एक बोला गया है केई बराबर हो। ठीक है, ये तीन बात बोला गया जी। तो जब केई बड़ा है, यानी कि ये कौन सा है? जो अगर शेयर होल्डर पैसा कमाता है ज्यादा, ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? शेयर होल्डर। तो भैया सीधा सीधी शेयर होल्डर पैसा कमा रहा है तो 100% पे आउट कर दीजिए। इसका फॉर्म क्या है? 100% पे आउट कर दीजिए, पैसा दे दीजिए। और अगर फर्म कमा रहा है ज्यादा, फर्म ज्यादा कमा रहा है तो 0% पे आउट करना है। क्या करना है? 0% पे आउट करना है। और अगर बराबर कमा रहा है तो वो फर्म के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाहता है। ये वॉल्टर मॉडल बोला है। और यहां पूछा क्या है, देखिए कह रहा है फर्म हैज ए केई लेस देन किसे? आर, मतलब फर्म ज्यादा कमा रहा है। अगर फर्म ज्यादा कमा रहा है तो पैसा क्यों देगा? दैट इज 0% पे आउट, कोई पे आउट नहीं करना है। बात समझ में आई? जी सर। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट द फर्म कैन ऑलवेज इंक्रीज वैल्यू बाय द शेयर ऑफ इंक्रीज डिविडेंड। नहीं, डिक्रीज नहीं, कौन सा? ये तो कुछ है ही नहीं, नन ऑफ द अब हो जाएगा। चलिए कह रहा रेसिडुअल थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज, देखो रेसिडुअल थ्योरी जो है वो आर्ग्यू करती है कि डिविडेंड जो है वो पैसिव डिसीजन है। क्या है? पैसिव डिसीजन। चलिए उसके बाद देखते हैं बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट गिवन बाय, अरे ये तो गॉर्डन मॉडल बोला है। क्यों? क्योंकि गॉर्डन मॉडल में यही सेम चीज क्या है, क्या बोले हैं? देखो केई ज्यादा हो, केई ये देखो ये हो, तो ये जो वॉल्टर मॉडल बोले थे ना, सेम सेम कि अगर मतलब शेयर होल्डर ज्यादा कमा रहा है तो 100% पे आउट, शेयर होल्डर कम कमा रहा है तो 0% पे आउट। और यहां आ गया जब केई और ये बराबर हो गया तो इन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या बोला कि भैया अगर शेयर होल्डर और फर्म दोनों बराबर कमा रही है तो फर्म को शेयर होल्डर क्या करेगा? बोलेगा भाई पैसा हमको वापस दे दो। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि भैया अभी तुम मेरे इतना कमा रहे, हो सकता है तुम्हारी कंपनी डूब जाए, तुम और पैसा कम मेरा बर्बाद कर दो। इसलिए इसीलिए कहा गया बर्ड इन हैंड बेटर देन दी बुश। भैया कांटा में जाने से पहले चिड़िया को अपने हाथ में ले लें, इसीलिए इसको नाम दिया गया। तो दैट इज गॉर्डन मॉडल। चलिए उसके बाद डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन, देखिए एमएम मॉडल जो है डिविडेंड का इररिलेवेंस मॉडल वो बेस्ड है आर्बिट्रेज प्रोसेस पे। बात समझ में आई? जी सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना, और वीडियो देख लीजिएगा वो दोनों का दोनों, जो मैंने 1 और 2 रिवीजन का डाला है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।